रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे कि गुजरांवाला के डिस्ट्रिक्ट बार ने जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस दायर करने का ऐलान किया है, अगर ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर होता है और इस रेफरेंस को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया जाता है, तो इस सूरत में जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ रेफरेंस सुनने वाले कौन कौन से जजेस नाअहल हो जाएंगे, जो क्वालिफ़ाई नहीं करेंगे कि वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ दायर इस रेफरेंस को सुन सकें। तो कितने जजेस इस रेफरेंस को सुनने से डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे और फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कंपोजिशन क्या बनेगी, कौन सी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के वो अरकान होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ ये रेफरेंस सुन पाएंगे। लेकिन ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करने से पहले मैं आगाज़ में ही वाज़ेह करना चाहूँगा, मेरा मौक़िफ़ पिछले व्लॉग में आप नाज़रीन सुन चुके होंगे, लेकिन आज हमारे इस यूट्यूब चैनल को जो दोस्त ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए भी बताना चाहूँगा कि किसी जज के फ़ैसले की बुनियाद पर रेफरेंस दायर नहीं होते, क्योंकि फ़ैसलों की बुनियाद पर अगर रेफरेंस दायर होने लगें तो फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल तो क्या, मुल्क भर की अदलिया के जो जज साहबान हैं उनके ख़िलाफ़ फिर रेफरेंस की लाइनें लग जाएंगी, रेफरेंस के ढेर लग जाएंगे। अब ये जो गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से ये रेफरेंस दायर करने का फ़ैसला किया गया है, पहले तो ये जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई मैं पढ़ के आप नाज़रीन को सुनाऊँगा। और जब ये प्रेस रिलीज़ मेरे पास पहुँची, किसने मुझे भेजी और उसने क्या कहा कि उसे किसने भेजी है और जिसने भेजी है उसने उस भेजने वालों को क्या इंस्ट्रक्शन दी थी, तो ये सबसे पहले कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये नाज़रीन प्रेस रिलीज़ है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुजरांवाला। इसमें यह कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुजरांवाला ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया है कि हालिया हालात को मद्देनज़र रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आइनी दायराकार और सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी मामलात में वफाकी हुकूमत की मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक मदाखलत करके अपने कोड ऑफ कंडक्ट की सरीहन खिलाफ वर्जी की है। अब ये जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं कि चीफ जस्टिस के आइनी दायराकार में मुदाखलत की है, इसका सबूत देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी मामलात में कहा कि वफाकी हुकूमत की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक मुदाखलत की गई, इस पर कोड ऑफ कंडक्ट की सरीहन खिलाफ वर्जी हुई है, इसके सबूत रेफरेंस के साथ फराहम करना पड़ेंगे। और फिर अलावा अजी इलेक्शन को अपने आइनी मुद्दत में होने से रोकने के लिए जिस तरह का किरदार इस मौज़ूद जज ने अदा किया, उनके खिलाफ उनके हलफ से रूगर्दानी का अपने हलफ से रूगर्दानी के मुर्तकब हुए, तो ये भी सबूत देना पड़ेंगे कि उन्होंने कैसे इलेक्शन रोकने की कोशिश की। लिहाजा मुत्तफ़िक़ा तौर पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर रहे हैं कि इन साहिबान को बतौर सुप्रीम कोर्ट जज काम करने से फौरी तौर पर रोक दिया जाए। सदर चौधरी परवेज़ आबिद हरल एडवोकेट। अब ये जो ये लिख रहे हैं कि इंतज़ामी साइड पे आइनी दायराकार में और जो इलेक्शन का एक फ़ैसला था उसमें मदाखलत करने की कोशिश की, ये तमाम सबूत फराहम करने पड़ेंगे। अगर इसी बुनियाद के ऊपर चलें, ये रेफरेंस दायर होता है, तो फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने का जो फ़ैसला था अमीनुद्दीन ख़ान साहब के साथ, जो दो रुकनी वैसे तो 3 जजेस थे, शाहिद वहीद साहब ने इख्तलाफ किया था और अमीनुद्दीन ख़ान साहब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उस फैसले में अपना अक्सरियती व्यू दिया था, तो फैसला प्रिवेल किया काजी फ़ाइज़ साहब का, अमीनुद्दीन ख़ान साहब का। तो फिर इसी कंडक्ट के ऊपर तो जस्टिस उमरता बंदियाल साहब के खिलाफ भी रेफरेंस बन जाएगा, क्योंकि वो जो फैसला था जस्टिस काजी फ़ाइज़ा का, वो तो जब 6 रुकनी बेंच बना, 6 रुकनी बेंच ने उस अथवुत नोटिस को वापस ले लिया, उसकी फ़ाइल को क्लोज़ कर दिया, तो वो केस तो तब ख़त्म हुआ। वो फैसला जस्टिस काजी फ़ाइज़ा का उस दिन ख़त्म हुआ जब 6 रुकनी बेंच ने 5 मिनट के अंदर वो सो मोटो की फ़ाइल को क्लोज़ कर दिया, सो मोटो केस को क्लोज़ कर दिया। वो फैसला, वो केस तो उस दिन बंद हुआ था, लेकिन जो सर्कुलर जारी हुआ था वो तो फिर इंतज़ामी साइड पे हुआ था। क्या फिर जुडिशल जजमेंट को, जुडिशल प्रोसीडिंग को, जुडिशल डिसीजन को इंतज़ामी साइड से एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे फैसला करके इस तरीके से नलीफाई किया जा सकता है? अगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ा पे इल्ज़ामात हैं, तो फिर जस्टिस उमरता बंदियाल पर भी इल्ज़ाम लगेगा। और फिर जो बेंच की कंपोजिशन बनी थी कि 9 रुकनी से उकड़ के 5 रुकनी बेंच बना, तो 2 जजेस के फैसले किधर चले गए? वो 4-3 का जो फैसला है, 3-2 का जो झगड़ा है, उसका फैसला क्यों नहीं किया गया? इस पर भी बंदियाल साहब के खिलाफ भी रेफरेंस दायर होंगे। लेकिन मैं आपको पहले कह चुका हूँ
कि ये एक बहस है, इसमें जितना आप जाएंगे इसका फ़ायदा नहीं, ये एक ला हासिल बहस है। हाँ, अगर यहाँ पे ये फैसला हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आप नाज़रीन जानते हैं कि धड़ेबंदियाँ चल रही हैं, इन धड़ेबंदियों में अगर ये फैसला हुआ कि नहीं हमने तो चलाना है जस्टिस काजी फायसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस, तो क्या होगा, सूरत हाल क्या बनेंगे। तो सबसे पहले तो नाज़रीन जो इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कंपोजिशन है उसमें आप ये देख लें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल साहब शामिल हैं, उनके साथ जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, जस्टिस काजी फायसा हैं। तो जब जस्टिस काजी फायसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस होगा तो काजी फायसा साहब तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं बैठ सकेंगे। जब जस्टिस काजी फायसा नहीं बैठेंगे तो उनकी जगह पे जस्टिस इजाज़ुल हसन जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन बन जाएंगे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो है वो मेंबर बन जाएंगे। तो ये कंपोजिशन होगी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, इजाज़ुल हसन साहब और दो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान, जिसमें एक सिंध हाई कोर्ट के होंगे और एक लाहौर हाई कोर्ट के होंगे। लेकिन क्या ये प्रोसीड कर पाएंगे अगर ये फैसला हुआ कि काजी फायसा के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई करनी है, रेफरेंस पे कार्रवाई आगे बढ़ानी है। मैं एक सिचुएशन, एक पॉसिबिलिटी आपके सामने रख रहा हूँ। तो जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ये तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं बैठ पाएंगे। इजाज़ुल हसन साहब भी, सरदार तारिक मसूद साहब की। उसकी वजह यह है कि पहले राउंड में जो इमरान खान के साहब के दौरे हुकूमत में जो रेफरेंस भेजा गया था, उस रेफरेंस के खिलाफ जब जस्टिस काजी फायसा ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी तो जस्टिस काजी फायसा ने खुद सरदार तारिक मसूद और इजाज़ुल हसन पे एतराज़ात उठाए थे। ये दोनों जज साहबान जो हैं इससे रिक्यूज़ कर गए थे सुनने से। इमरान खान जस्टिस काजी फायसा की जो पिटिशन थी एतराज़ के ऊपर उन्हें सुनने से इनकार कर दिया था, खुद को बेंच से अलग कर लिया था। अगर यहाँ पे ऐसी सूरत हाल बनी तो फिर दोनों जज साहबान जो है वो नहीं सुन पाएंगे। अगर एतराज़ आता भी है लेकिन असूली तौर पे भी है, वो दोनों डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे, नहीं सुन पाएंगे। अब इसके बाद आगे क्या बनेगा। अब बंदयाल साहब अपनी जगह पे मौजूद हैं चेयरमैनशिप की सीट के ऊपर। फिर इसमें दो जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के शामिल होंगे वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर। अब ये दोनों जो जजेस हैं, मंसूर अली शाह साहब ये काजी फायसा के हक़ में फ़ैसला सुना चुके हैं जो पहले रेफरेंस के खिलाफ काजी साहब की दरख्वास्त आई थी, और मुनीब अख्तर साहब जो हैं उन्होंने जो इख्तलाफी नोट लिखा था, अपना फ़ैसला लिखा था, बड़ा ही ख़तरनाक, बड़ा ही डेंजरस किस्म का लिखा था। ऐसी चीज़ें मुनीब अख्तर साहब ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखी थी कि वो अदालत में डिस्कस भी नहीं हुई थी। और फिर अदालती कार्रवाई के दौरान जिस तरीके से बड़े सख्त किस्म के सवालात किए, और उसमें कुछ इरेलीवेंट सवालात भी थे मुनीब अख्तर साहब के जो मुझे याद पड़ते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुनीब अख्तर साहब भी, उन पर भी एतराज़ आएगा। और मंसूर अली शाह साहब, जाहिर सी बात है फिर इस पर दूसरी साइड से एतराज़ आ सकता है, कंप्लेंट साइड पे, कि चूँकि काजी फायसा के खिलाफ पहले हक़ के में फ़ैसला ले चुके हैं तो ये भी नहीं बैठ सकते अगर मुनीब अख्तर नहीं बैठ सकते। उसके बाद फिर दो जज अगले जो शामिल होंगे वो याहिया अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब होंगे। अमीनुद्दीन खान साहब भी जैसे काजी फायसा के हक़ में फ़ैसला सुना चुके हैं। जो रिव्यू पटिशन में अमीनुद्दीन खान साहब ने काजी फायसा के हक़ में फ़ैसला सुनाया था, लेकिन जैसे याहिया अफरीदी ने जस्टिस काजी फायसा के हक़ में फ़ैसला नहीं सुनाया था। जस्टिस काजी फायसा ने जो बार एसोसिएशन की दरख्वास्तें थीं उन्हें एक्सेप्ट किया था, लेकिन जस्टिस काजी फायसा और सरीना ईसा साहबा की जो दरख्वास्तें थीं उन्हें रद्द कर दिया था। तो याहिया अफरीदी साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मौजूद रहेंगे अगर इस रेफरेंस के ऊपर प्रोसीड करने का फ़ैसला हुआ। तो आगे चल के मज़ाहिर नकवी साहब हैं, मज़ाहिर नकवी साहब के ऊपर क्या कोई एतराज़ आएगा या नहीं आएगा, ये बड़ा अहम सवाल होगा क्योंकि उनके खिलाफ भी रेफरेंस है। लेकिन चले कोई एतराज़ हम कहते हैं कि नहीं आता, बेशक उनके खिलाफ रेफरेंस है तो वो बैठ सकते हैं जब तक फैसला नहीं हो जाता, जब तक इल्ज़ामात साबित नहीं होते उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। लेकिन एक जो अहम बात है कि क्या उमरता बंदयाल साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन के तौर पे बैठेंगे जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ अगर रेफरेंस पर प्रोसीड करने का फैसला होता है। उमरता बंदयाल साहब भी नहीं बैठ पाएंगे। उमरता बंदयाल साहब भी जो जस्टिस काजी फायसा की दरख्वास्त थी उसको 2 मरतबा रिजेक्ट किया गया, 2 मरतबा रिलीफ नहीं मिला। एक मरतबा तो काजी फायसा के खिलाफ रेफरेंस मुस्तरद करके मामले को FBI को भिजवा दिया गया। दूसरी मरतबा जो नजर सानी की दरख्वास्तें आई, उमरता बंदयाल साहब ने उन नजर सानी की दरख्वास्तों को भी रद्द कर दिया। और फिर उससे हट के अब आप देखें कि ये जो इलेक्शन का केस चला, कितना कहा गया कि जस्टिस काजी फायसा को बिठा लें, जस्टिस काजी फायसा को बिठा लें, फुल कोर्ट बना लें। लेकिन अदालत में कहा गया कि हमारे बड़े कॉर्डियल रिलेशन हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर ऐसा होता जैसे कहा जा रहा था तो फिर फुल कोर्ट बनाने में कोई कबाहत नहीं थी, फुल कोर्ट बनाने में कोई रुकावट नहीं थी। लेकिन जाहिर सी बात है कि दूसरे धड़े में जो धड़ों बंदों की बात की जाती है कि एक जस्टिस काजी फायसा का धड़ा है, एक उमरता बंदयाल साहब का धड़ा है, तो नहीं बिठा रहे थे। उसमें भी तकसीम इख्तलाफात सामने नज़र आ रहे थे। और जो 28 जुलाई का जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था
उसमें भी कहा गया कि बड़ी सर्दी गर्मी हुई थी, बड़ी गर्मा गर्म आपस में तकरार हुई थी। तो उमरता बंदयाल साहब भी वो भी डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे काजी फायसा के खिलाफ रेफरेंस को सुनने के लिए। तो बेंच को हट करेंगे याया अफरीदी साहब, उनके साथ मज़ार नकवी साहब, और फिर तीसरे जो सुप्रीम कोर्ट के जज शामिल होंगे वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल होंगे। तो ये कंपोजिशन बनेगी जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ रेफरेंस को सुनने के लिए। 2 हाई कोर्ट के जज साहबान अहमद अली शेख साहब और लाहौर हाई कोर्ट के जैसे अमीनुद्दीन भट्टी साहब जो हैं वो इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कंपोजिशन में शामिल हो जाएंगे। जहाँ तक जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का ताल्लुक है, उनके हवाले से मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की कोई डिस्क्वालिफिकेशन कि जज ये नहीं सुन सकता, वो नहीं सुन सकता। तो ये मेरे ख्याल से आराम से इनके खिलाफ वही जो कंपोजिशन है वही कंपोजिशन इसको रेफरेंस को सुनेंगे। लेकिन अगर जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ रेफरेंस काबिल समात आया, तो फिर अगर दूसरी साइड से उमरता बंदयाल साहब के खिलाफ, मुनीब अख्तर के खिलाफ, इजाज़ुल एहसन के खिलाफ अगर रेफरेंस आ जाते हैं, तो वो भी फिर जो कंपोजिशन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बनेगी वो भी बड़ी दिलचस्प होगी, वो भी बड़ी मुनफरद बनेगी। लेकिन वो फिर जब रेफरेंस आएंगे, जब कोई फाइल करेगा उस पर भी देखेंगे। लेकिन ये जो मामला बहुत ज़्यादा उछाला गया। अच्छा, एक और चीज़ कि ये जो अपना रेफरेंस के हवाले से जो मेरे पास प्रेस रिलीज पहुंची, मेरे एक दोस्त ने मुझे सेंड किया व्हाट्सएप के ऊपर, उससे मैंने पूछा कि ये यार तुम क्या भेज रहे हो, ये इस तरह की चीज़ें तो रोज़ जज साहबान के खिलाफ बातें की जाती हैं। उसने मुझे कहा, वैसे तो असद तूर साहब ने अपने वीलॉग में बताया है कि किसने फ़ाइल किया है, इसके पीछे कौन है, लेकिन ये उनका नुक्ता नज़र है। लेकिन मुझे जो बताया गया, जिस दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप पे ये प्रेस रिलीज कल सेंड की थी, उसने कहा कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने सेंड की है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने ये कहा है कि ये जो प्रेस रिलीज है इसे सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स को भेज दें ताकि वो इसको रिपोर्ट करें, वो अपने चैनल पे चलाएं, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रिपोर्ट करें। तो मुझे उस साथी मेरे साफी की जन्म से बताया गया। इसके अलावा नाज़रीन कुछ दीगर खबरें हैं, मुख्तसर सा उनका अहवाल भी आपके साथ शेयर कर लें। एक तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, और उनकी ये बड़ी गिरफ्तारी पेशावर हाई कोर्ट के जो डेरा इस्माइल खान की DI खान की जो रजिस्ट्री है वहाँ से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, और बताया गया है कि वो ज़मानत लेने के लिए रजिस्ट्री में पेश हुए थे, लेकिन 1:30 बजे पहुँचे, जज जाग चुके थे, अदालत बंद हो चुकी थी, तब वो ज़मानत लेने के लिए गए। तो फिर वहाँ पे खड़े रहे, फिर बाद में उन्हें खुद ही अपनी गिरफ्तारी जो है पुलिस को पेश उन्हें करना पड़ गई। ना फिर गिरफ्तारी देते तो फिर ऑटोमेटिकली जैसे बात है कि पुलिस ने उन्हें बाहर निकलने पर गिरफ्तार कर लेना था। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ा अहम मामला है आपके साथ आज, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पटिशन दायर की है KP में इंतखाबात के हवाले से। इसमें नाज़रीन हैरानकुन बात यह हुई है कि इससे पहले जब पंजाब में इंतखाबात के हवाले से दरख्वास्त दायर हुई, अली ज़फ़र साहब दायर करके गए, तो हमने ये देखा इधर दरख्वास्त दायर हुई, 1 घंटे के अंदर उसको रजिस्टर कर लिया गया, नंबर अलॉट कर दिया गया, और फिर अगले वर्किंग डे के ऊपर उस पटिशन को पंजाब में इंतखाबात के हवाले से समाअत के लिए मुकर्रर भी कर लिया गया। लेकिन यहाँ पर KP में इंतखाबात के हवाले से पटिशन दायर हुई, घंटों गुजर चुके हैं, अभी तक इस पटिशन पे नंबर भी नहीं लगा, ऑन टाइम दायर की गई। हालांकि जो पंजाब के हवाले से दरख्वास्त थी वो ऑन टाइम नहीं, वक्त गुजरने के बाद अमले को कह के बिठाया गया था कि हम पटिशन लेके आ रहे हैं, तो उनकी पटिशन का इंतज़ार किया गया और फौरी तौर पर नंबर ग्रांट किया गया। लेकिन यहाँ पर घंटों गुजर चुके हैं, अभी तक नंबर नहीं लगा, तो समाअत कब होगी, तो इसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो आज ये पटिशन दायर करने आए थे, मुश्ताक गनी साहब, शौकत यूसुफजई साहब, अली मोहम्मद खान साहब, उनसे मैंने KP के हवाले से, KP के सूबे के हवाले से एक सवाल पूछा कि आप 2013 से वहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, आप ये बताएं कि जब आपको हुकूमत में सूबा मिला, सरप्लस में था, कर्ज़े में नहीं था, घाटे में नहीं था, आपने 10 सालों में खैबर पख्तूनख्वा को कर्ज़ों में धकेल दिया, आपने उसे मकरूज़ सूबा बना दिया। अब आप ये बता दें कि अब अगर आपकी हुकूमत आई खैबर पख्तूनख्वा में, तो आप खैबर पख्तूनख्वा को कर्ज़ों के किस महराज पे लेके जाएंगे कि आपने 10 सालों में तो इसे कर्ज़ों में आपने डबो दिया है, आप बजाय इसके कि सूबे को आगे लेके जाते आपने कर्ज़ों में बिठा दिया है, कर्ज़ों के अंदर जकड़ के रख दिया है खैबर पख्तूनख्वा को, तो किस महराज पे लेके जाएंगे। तो PTI के रहनुमाओं के पास आएँ बाएँ शाएँ के अलावा कोई जवाब नहीं था। इसके अलावा नाज़रीन जो सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने का फैसला दिया है, उस फैसले से मुतल्लिक आज वज़ीर आज़म की अपनी लीगल टीम के साथ मुलाकात होनी थी, इजलास होना था, लेकिन ये इजलास जो है वो नहीं बताया गया किन वजूहात की बिना पे इस इजलास को जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। तो ये था नाज़रीन हमारा वीलॉग, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।